Yes, sir. Very good evening, friends. Today we will be discussing insolvency and bankruptcy application to adjudicating authority for insolvency resolution process for personal guarantors to corporate debtors. So basically, we will be looking at regulations pertaining to personal guarantors to corporate debtors. ठीक है. अब ये जो पर्सनल गारंटर्स वाले रेगुलेशन है, इसमें दो तीन रेगुलेशन है. ये पहला रेगुलेशन है रिगार्डिंग एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज वी हैव ऑलरेडी सीन सेक्शन 60 इज द एनसीएलटी इवन इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, बिकॉज एज वी नो पर्सनल गारंटर का क्या मतलब है? पर्सनल गारंटर मतलब इंडिविजुअल होगा, ठीक है ना. तो इंडिविजुअल के लिए भी, क्योंकि वो गारंटर किसका है? उस कंपनी का है जिस कंपनी की सीआईआरपी चल रही है, ठीक है. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये होगी अगर सेक्शन 60 में कवर्ड है. मतलब सेक्शन 60 का मतलब कोई उसकी सीआईआरपी ऑलरेडी चल रही है. भाई किसी कंपनी की सीआईआरपी ऑलरेडी चल रही है, अब उसके पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में आपने कुछ एक्शन लेना है, तो उसकी एप्लीकेशन कहां लगेगी? सेक्शन 60 ये बोलता है एनसीएलटी में लगेगी, ठीक है. और अगर कंपनी की सीआईआरपी नहीं चल रही है, आपको पहले पर्सनल गारंटर्स के अगेंस्ट में ही करना है, तो उस केस में डीआरटी होगा, ठीक है. कोड का मतलब ये हम सेक्शन 60 में पढ़ चुके हैं, ठीक है. बाकी सेक्शन 60 अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो सेक्शन 60 भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा इस पर वीडियो लेक्चर भी है, उसमें हमने काफी डिटेल में ये चीज पहले से डिस्कस की है जब हमने कोड डिस्कस किया था. आगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सब तो चीजें आम ही है, इसमें कोई बात नहीं. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से, ठीक है. फॉर्म गारंटर, गारंटर का क्या मतलब है? गारंटर मीन्स ए डेटर हु इज ए पर्सनल गारंटर टू ए कॉर्पोरेट डेटर and in respect of whom guarantee has been invoked by the creditor and remains unpaid in full or part, ठीक है. तो गारंटर कौन है? गारंटर वो डेटर है जो कि पर्सनल गारंटर है. किसका? कॉर्पोरेट डेटर का, कंपनी या एलएलपी का. एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम उसने गारंटी दी थी, वो गारंटी इन्वोक हो गई है और वो पेमेंट नहीं हुई, ठीक है. सेक्शन मीन सेक्शन ऑफ द कोड. सर्व मीन सेंडिंग एनी कम्युनिकेशन बाय एनी मींस, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर और इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट. अब यहां पर कोरियर भी आ गया, ठीक है. ज्यादातर जगह पर कोरियर नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है कि कोरियर कहां पर है और कहां पर नहीं है, ठीक है. आगे चलते हैं. Provided that where a document cannot be served in any of the modes, अगर मान लो सर्व ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, भाई पता चले कि वो ताला ही बंद मिलता है वहां, तो उस केस में वो चिपका देते हैं. कहां पर चिपकाते हैं? जहां पर वो नजर आए. ऐसा नहीं कि आप बैक साइड में जाके चिपका दो, बैक में नहीं, आपने फ्रंट में जो उसका फ्रंट गेट है वहां पर चिपकाना है. एट द आउटर डोर और सम अदर कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस और बिल्डिंग, ठीक है, जो जहां से नजर आए, चाहे वो मकान हो या बिल्डिंग हो, in which the addressee ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, ठीक है. रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब है ये जो आपको सब सेक्शन 2 में दिया गया है, सेक्शन 79, ठीक है. द मैनर ऑफ रिलेशनशिप शैल बी द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज 24A ऑफ सेक्शन 5, ठीक है. इसमें दो चीजें हैं. जो रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं मैनर ऑफ रिलेशनशिप कहां से आएगी? आपका क्लॉज सेक्शन 5 सब सेक्शन 24A से, ठीक है. और एक्सक्लूडेड एसेट्स भी हमने पढ़े थे जब हमने पार्ट 3 पढ़ा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, तो वहां पर हमने क्या चीज पढ़ी थी? रिलेटिव्स की भी बात कही थी, एसोसिएट की कॉन्सेप्ट आती है वहां पर, और एक्सक्लूडेड एसेट्स भी हमने पढ़े थे. एक्सक्लूडेड एसेट्स में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो भी अनएनकम्बर्ड एसेट्स होते हैं, अनएनकम्बर्ड पर्टिकुलर एसेट जैसे पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, बुक्स, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह, हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, ये कुछ क्लॉजेस थी जो एग्जेम्प्ट थी, ये हमने पढ़ा था एक्सक्लूडेड एसेट्स में, ठीक है. अब ये क्या बोलता है कि जो अनएनकम्बर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए समथिंग विच कैन नॉट बी पार्टेड विद ड्यू टू रिलीजियस यूसेज, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? उसका अमाउंट जो है 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा. ऐसा नहीं आप कह सकते जी मेरे 10 करोड़ रुपए के पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, और वो भी अनएनकम्बर्ड.
अगर मान लो आपने मुथूट फाइनेंस से फाइनेंस करा रखे हैं तो वो फिर कवर नहीं होंगे एक्सक्लूडेड एसेट्स में। द वैल्यू ऑफ अनएनकम्बर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, ये भी था कि उसमें एक मकान आपके लिए छोड़ देते हैं अगर उस पर आपने लोन नहीं ले रखा है तो। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, जो अगर ड्वेलिंग यूनिट आपका अर्बन एरिया में है तो 20 लाख रुपए तक का मकान, ऐसा नहीं कि 20 करोड़ का मकान हो आपका। ठीक है, एंड इन केस ऑफ ड्वेलिंग यूनिट रूरल एरिया 10 लाख रुपीज। ठीक है, और ये नेचुरली रजिस्ट्री से वैल्यू लेंगे। 20 लाख रुपए अर्बन एरिया, सवाल भी पूछ लेते हैं इस पे। रूरल एरिया का क्या मतलब है, रूरल एरिया वही है जो क्लॉज ओ में दिया है ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, और अर्बन एरिया कौन सा है, अर्बन एरिया मींस एनी एरिया अदर देन रूरल एरिया। ठीक है, मेरी पीपीटी नजर आ रही है ना, बता दीजिएगा, कई बार बाद में बोलते हैं जी पीपीटी नहीं नजर आ रही, अभी आ रही है नजर या नहीं? आ रही है सर, आ रही है। ओके सर, ओके ओके आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके। थोड़ा हाँ जी, हाँ, सर बोलिए पेज चूक साहब। बोलेंगे सर, पेज सर कौन सा नंबर होगा इसमें? यहाँ पे मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैं एक बार हाँ हाँ हाँ, ये जो ये मैं रेगुलेशंस वाले पेज बता रहा हूँ आपको, पेज आपका ये चल रहा है 177। 177। हाँ, जो रेगुलेशंस वाली पीपीटी है उसका पेज अच्छा, 177। रेगुलेशंस वाली पीपीटी। अब बुक हाँ, कौन सा होगा? है जो बुक है कमर्शियल की, उसमें कौन सा होगा? उसमें बुक में ना, बुक में जब आप जाएंगे तो उसमें आप ये वाला देखिए, ये आप देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स रूल्स, तो ये आपको मिल जाएगा वहां पर इंडेक्स में, आप देख लीजिए इंडेक्स में मिल जाएगा। अब पेज नंबर बाई चांस बुक मेरे पास भी नहीं है इस टाइम। सर ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बैंक्रप्सी प्रोसेस फॉर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, मिल गया ना जी। 717, ठीक है सर। हाँ ओके, नाउ इट्स ओके, थैंक यू। ठीक है जी। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी चूक साहब, या इसको दोबारा बताऊं मैं आपको? ठीक है सर, एक मिनट टच कर दे तो मेहरबानी। कोई बात नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, अभी हमने कोई खास नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, ऐसा है पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर से रिलेटेड रूल्स है इसमें। ठीक है भाई, एप्लीकेशन जो लगानी है उसके रिलेटेड रूल्स है। अब पर्सनल गारंटर हमें पता ही है कि इंडिविजुअल होता है, ठीक है ना, और है किसका, ये कॉर्पोरेट डेटर का है। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी। अब दो ही सिचुएशन हो सकती है, एक सिचुएशन तो हो सकती है कि कंपनी की सीआईआरपी पहले से चल रही हो, दूसरी हो सकती है कि कंपनी की सीआईआरपी ना चल रही हो। अगर कंपनी की सीआईआरपी पहले चल रही है तो सेक्शन 60 बोलता है कि ये पर्सनल गारंटर वाली एप्लीकेशन भी, चाहे ये इंडिविजुअल है ना, तो भी एनसीएलटी में लगेगी। वैसे हमें मालूम है कि इंडिविजुअल्स के लिए या पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो डीआरटी है। ठीक है, तो अगर सीआईआरपी पहले से कंपनी की चल रही है, सेक्शन 60 में कवर्ड है, तो एनसीएलटी, और अदर देन दोज केसेस डीआरटी। ठीक है, गारंटर कौन है, गारंटर वो डेटर है जो कि पर्सनल गारंटर है टू ए कंपनी, टू ए कॉर्पोरेट डेटर। कंपनी में समझाने के पर्पज से कह रहा हूं, कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, जिसने गारंटी दी थी, जो इट हैज बीन इन्वोक्ड बाय द क्रेडिटर एंड रिमेन्स अनपेड इन फुल और पार्ट। ठीक है, ऐसा ही कुछ आपको याद और आ रहा होगा कि सेक्शन 29A में भी लिखा है। ठीक है, कि कौन से, अगर किसी क्रेडिटर की गारंटी हो जाए, गारंटी इन्वोक हो जाए एंड इट रिमेन्स अनपेड इन फुल और पार्ट, तो वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट भी नहीं बन सकता। ठीक है, फिर सर्विस की बात आती है कि नोटिस सर्व कैसे होगा। इसमें एक जो एडिशनल चीज दी गई है वो दी गई है कोरियर। ठीक है, ये कोरियर आपको ज्यादातर जो बाकी वाले हैं उनमें नहीं मिलता। रिलेटिव कहां से आता है, रिलेटिव को आपको जो रिलेशनशिप है वो देखनी है सेक्शन 5 सब सेक्शन 24A से, और सेक्शन 79A का भी रेफरेंस आता है। सेक्शन 79A में भी रिलेटिव्स और एसोसिएट की कॉन्सेप्ट है, जो हम पहले ही पार्ट 3 ऑफ आईबीसी में पढ़ चुके हैं। एक्सक्लूडेड एसेट्स भी हमने वहां पढ़े थे, जब हमने आईबीसी का पार्ट 3 किया था तो हमने एक्सक्लूडेड एसेट्स पढ़े थे ना, कि भाई जो भी अनकम्बर्ड एसेट्स होते हैं, भाई अगर आपने लोन ले रखा है तो एक्सक्लूड होगा नहीं वो। अगर लोन ले रखा है तो उसमें कुछ लिमिट्स हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स की भी लिमिट है, ड्वेलिंग हाउस की भी लिमिट है। ऑर्नामेंट्स की लिमिट है 1 लाख की। जैसे हमने लिखा है कि भाई एनीथिंग विच कैन नॉट बी पार्टेड अवे विद ड्यू टू रिलीजियस यूसेज, ठीक है ना, वो एक्सक्लूडेड एसेट्स में आता है। पर ये नहीं आप कह दो जी मेरा मंगलसूत्र तो 10 करोड़ रुपए का, वो नहीं होगा, 1 लाख रुपए तक का। ठीक है,
इसी तरह से जो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है, एक आदमी के पास ज्यादा मकान है तो एक मकान छूटेगा, वो भी अनएनकम्बर्ड, जिस पर लोन नहीं ले रखा, ठीक है। अर्बन एरिया में है तो 20 लाख रुपए, और रूरल एरिया में है तो 10 लाख रुपए। रूरल एरिया का क्या मतलब है, वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से आता है, और अर्बन एरिया मींस अदर देन रूरल एरिया। इतना ही हमने किया था। एप्लीकेशन बाय गारंटर, अब अगर आपने एप्लीकेशन लगानी है, द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 94 shall be submitted in form A along with an application fee of 2000 rupees, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी है, 2000 रुपए की। एंड द गारंटर shall serve forth with a copy of the application referred to in sub rule 1 to every financial creditor and the corporate debtor to whom for whom the guarantor is a पर्सनल गारंटर, ठीक है। तो ये जो गारंटर है किसको एप्लीकेशन लगाएगा, टू एवरी फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड द कॉर्पोरेट डेटर फॉर होम द गारंटर इज ए पर्सनल गारंटर, ठीक है। एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर, जैसे हम सीआईआरपी में पढ़ते थे कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर। अब हम गारंटर से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है, गारंटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है और क्रेडिटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। क्योंकि हमने पार्ट 3 में क्या पढ़ा था, पार्ट 3 में ये पढ़ा था कि भाई जो फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर की डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है, वहां पर एक ही तरह का क्रेडिटर रहता है, उसको कहते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कैसे, ये एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर कैसे लगेगी, ये डिमांड नोटिस देगा, डिमांड नोटिस देगा अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 95। ये आपको याद होगा, हम पार्ट 3 पहले ही पूरा कवर कर चुके हैं। अब हम पार्ट 3 से रिलेटेड रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं। रेगुलेशन जो है, ये रूल्स जो है, ये सिर्फ आए हैं किसके, पर्सनल गारंटर के लिए। क्योंकि पर्सनल गारंटर अगर कंपनी को गारंटी उसने दे रखी है तो वो आपका पार्ट 2 में कवर्ड है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो इंडिविजुअल है तो रूल्स उस पे पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों को मिला करके लगते हैं। तो एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर, ए डिमांड नोटिस अंडर क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 95 शैल बी सर्व्ड ऑन द गारंटर डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। गारंटर ने डिफॉल्ट किया तो क्या ये एप्लीकेशन लगा देगा कौन, क्रेडिटर, उसको डिमांड नोटिस देगा, ठीक है। और एप्लीकेशन, ये इसका फॉर्म क्या है, फॉर्म सी है, ठीक है। अगर गारंटर ने खुद एप्लीकेशन लगानी है तो फॉर्म ए में है। हमने ये भी पढ़ा था वहां पर कि डेटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है, हमने पार्ट 3 में पढ़ा था ना कि डेटर भी और क्रेडिटर दोनों एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो डेटर के बजाय यहाँ पर क्या हो गया, गारंटर, ठीक है। और क्रेडिटर तो क्रेडिटर है ही, तो क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाएगा फॉर्म सी में, और इसकी फीस है 2000 रुपए। तो चाहे गारंटर एप्लीकेशन लगा रहा है चाहे क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा रहा है, दोनों के केस में फीस 2000 रुपए है। The creditor shall serve forthwith a copy of the application referred to in sub rule 2 to the guarantor and the corporate debtor. दोनों को ही कॉपी देगा क्रेडिटर, गारंटर को भी और कॉर्पोरेट डेटर को भी, for whom the guarantor is a personal guarantor. In case of a joint application, the creditor may nominate one amongst them to act on behalf of all the creditor. अगर joint application लगा रहे हैं तो किसी को nominate कर सकते हैं। Confirmation or nomination of insolvency professional. For the purpose of subsection 2 of section 97 and subsection 5 of section 95, the board may share the database of the insolvency professionals, including information about disciplinary proceedings against them with the adjudicating authority from time to time. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड क्या करता है, बोर्ड अपना डेटाबेस जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ शेयर करता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमने पढ़ लिया क्या है, अगर सीआईआरपी कंपनी की चल रही है तो उसमें एनसीएलटी है, अगर पहले पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में अप्रोच करना है तो डीआरटी है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 4, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम बोर्ड से नहीं पूछते, कोड में तो लिखा ना बोर्ड से पूछेगा एनसीएलटी, बोर्ड ने अपना डेटाबेस पहले ही शेयर कर दिया एनसीएलटी या डीआरटी के साथ, वो वहां से अलॉट कर देते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 97 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 98, the board may share a panel of insolvency professionals who may be appointed as resolution professionals with the adjudicating authority, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन लगेगी, the applicant shall provide a copy of the application filed under subsection 1 of section 94 और subsection 1 of section 95, ठीक है। तो 94 में कौन लगाता है, 94 में शायद डेटर लगाता है, 95 में क्रेडिटर लगाता है ना, तो आप देख लेना, यही होना चाहिए शायद, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। As the case may be, if not provided earlier,
to the resolution professional within 3 days of his appointment and to the board for its record. जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट कौन है, पर्सनल गारंटर है या क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये किसको एप्लीकेशन कॉपी प्रोवाइड करेगा, ये देगा टू दी आरपी विद इन 3 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन जो है बिना आरपी के भी लग सकती है, ठीक है। तो जब वो आरपी अपॉइंट हो गया तो उसको ये कॉपी दे देगा, कौन दे देगा, जो एप्लीकेंट है। एप्लीकेंट कौन है, गारंटर है या क्रेडिटर है, ठीक है। एंड टू द बोर्ड फॉर इट्स रिकॉर्ड। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट। अब ये कहता है भाई जब तक रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं आते तो एप्लीकेशन अंडर रूल 6 and 7 shall be filed and that will by the adjudicating authority in accordance with, जो ये कंपनीज एक्ट वाले रूल्स है या एनसीएलटी रूल्स के हिसाब से ये चलेगा, ठीक है। रूल 3 ऑफ डीआरटी, एप्लीकेशन एंड accompanying document shall be filed in electronic form as and when such facilities made available। अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर है तो पीडीएफ भी दे सकते हो आप, ठीक है, डिस्क में दे सकते हो, फ्लैश ड्राइव में दे सकते हो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में परमिट विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन बिफोर इट्स एडमिशन, जैसे सीआईआरपी में हम पढ़ते हैं, सीआईआरपी में पढ़ते हैं ना भाई, तीन स्टेजेस पे एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है। पहला तो बिफोर इट्स एडमिशन, जब एडमिट नहीं हुई तब, या फिर आपके सीओसी फॉर्म हो चुकी लेकिन बिफोर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन है वो है बिफोर इट्स एडमिशन ऑन ए रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट। अगर आफ्टर इट्स एडमिशन ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट इफ 90% ऑफ द क्रेडिटर्स एग्री टू सच विड्रॉल। तो ऐसा ही प्रोविजन हमारा सेक्शन 12A में भी है। तो सेक्शन 12 में भी है कि अगर एडमिट हो गई एक बार तो 90% अप्रूवल से एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है। तो यही प्रोविजन यहाँ पर भी है। एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल शैल बी इन फॉर्म डी, तो इसके लिए एप्लीकेशन है फॉर्म डी, ठीक है। तो ये फॉर्म ए है, एप्लीकेशन बाय गारंटर कैसे इनिशिएट करनी है। ये गारंटर जो है, अब इसमें ये गारंटर इनिशिएट कर रहा है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। इसने गारंटी दी थी, ये खुद कहता भाई मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मेरे बस का नहीं है पैसे उसे देने, ठीक है। जैसे डेटर खुद इनिशिएट करता ना पार्ट 3 में, ऐसे यहां पर गारंटर इनिशिएट कर रहा है। ये पर्टिकुलर्स ऑफ गारंटर है उसके, ठीक है। लिस्ट ऑफ एसेट, ये कहेगा जी मेरे पास ये चीजें, ये सारी चीजें ये बता देगा अपना। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स कितनी है लास्ट 3 इयर्स में, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद में ये बिजनेस पर्टिकुलर्स ऑफ गारंटर, उसके एनुअल इनकम कितनी है, ये सारी चीजें। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ डेट के क्रेडिटर वाइज एज एप्लीकेबल, तो उसने कितने कितने उसके डेट है, ये भी सारी चीजें में ये बताएगा। स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सक्लूडेड डेट। अब ये क्या कहता है कि भाई आई गारंटर हियर बाय स्टेट दैट द डेट्स फॉर विच द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज फाइल्ड डज नॉट इंक्लूड। जैसे वहां पर क्या होता है, एक्सक्लूडेड डेट की भी कॉन्सेप्ट पढ़ी थी हमने पार्ट 3 में, ठीक है ना। तो ये एक्सक्लूडेड डेट वाला ही पोर्शन यहाँ पर ये रिप्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। फिर पार्ट 4 में आ रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ एंड डिक्लेरेशन बाय आरपी इफ एप्लीकेशन फाइल्ड थ्रू आरपी, ठीक है ना। भाई डेटर वाली जो पर्सनल, जैसे हम पढ़ते हैं डेटर वाली एप्लीकेशन खुद भी डेटर फाइल कर सकता है और थ्रू आरपी भी फाइल कर सकता है। ऐसे यहाँ पर गारंटर जो है वो खुद भी फाइल कर सकता है, थ्रू आरपी भी फाइल कर सकता है, ठीक है। वो सेम सी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। बाकी तो हम पार्ट 3 में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। क्योंकि काफी देर हो गया पार्ट 3 को पढ़े हुए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भूल गया तो वो वाला वीडियो लेक्चर आप पहले दोबारा देख लेना। ये फिर फॉर्म बी है। फॉर्म बी में क्या है, डिमांड नोटिस। ये डिमांड नोटिस कौन दे रहा है, क्रेडिटर दे रहा है, ठीक है। किसको दे रहा है, गारंटर को, ठीक है। फिर फॉर्म सी है, ये एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब ये हाँ ये डिमांड नोटिस में कोई टाइमलाइन था, जैसे उसमें तो 10 दिन का टाइम होता था पहले, जो हमने पढ़ा था सीआईआरपी में कि जब ऑपरेशनल क्रेडिटर देता है 10 दिन का, फिर वेट करते हैं। इसमें भी अगर नोटिस देता है तो कोई टाइमलाइन है अभी तक? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो तो पार्ट 3 में ही हम पढ़ चुके ना, पार्ट 3 में ही हम पढ़ चुके। चूक साहब बताना जरा,
नहीं, वो पार्ट 2 में। पार्ट 3 में चुक साहब बताना कितनी है टाइमलाइन उसमें? पुराना ही वही ज्यादा है, 10 दिन का जब फॉर्म 8 में देते हैं। तब 10 दिन का ही है ना टाइम नहीं, लाइन? वो तो सीआईआरपी में है उसमें ना। सीआरपी में इसका सर आई नीड टू चेक सर। हाँ हाँ हाँ, इसका आप सेक्शन 94 95 में चेक कर लोगे, उसके आसपास मिल जाएगा आपको। वो डेट चेक कर लेना मैडम, उसको खास बात नहीं है। ये क्या कहता है? प्लीज सर्वे कॉपी ऑफ दिस नोटिस ऑन द गारंटर 14 डेज इन एडवांस ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको क्या है, 14 दिन पहले ये नोटिस फाइल करना है आपको, यहाँ पर आ गया इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, तो यही मेरे ख्याल से आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। हाँ सर 14 डेज है, मैंने चेक कर लिया, हाँ 14 डेज है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है 14 नहीं है। हाँ। ऐसे हमें याद नहीं रहता मैडम, इतना चीजें याद रखेंगे दिमाग में भर जाएगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। हम तो यहीं से पढ़ पढ़ आके बोल देते हैं जो बिल्कुल होता ठीक है। है सर, बिल्कुल। अपना दिमाग बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं है उसमें। सर गलती से हमें तो याद करना पड़ेगा ना, तो हम ही साफ हो जाएंगे। हाँ, तो ये लिखा गया ना, देखो ना सामने लिखा हुआ है 14 डेज। फॉर्म सी क्या बोलता है? एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है, किसको दे रहा है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि भाई गारंटर के अगेंस्ट में आप ये प्रोसीडिंग चलाओ। ठीक है, पहले में पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट होते हैं, क्वेश्चंस में वो पार्ट पे भी पूछ लेता है कि पार्ट 1 में क्या किसके पर्टिकुलर्स होते हैं। ठीक है, फिर पार्ट 2 में गारंटर के पर्टिकुलर्स हैं। नॉर्मली हर एक में ऐसा ही रहता है कि पार्ट 1 में जो एप्लीकेंट होता है उसके पर्टिकुलर होते हैं, पार्ट 2 में अपोजिट पार्टी के पर्टिकुलर्स होते हैं। ठीक है, फिर पार्ट 3 में पर्टिकुलर्स ऑफ डेट है। आप सबका सीरियल मोटा मोटा आप ध्यान कर लीजिएगा, सब में इसी तरह से सीरियल चलता है कि पार्ट 3 में नॉर्मली पर्टिकुलर्स ऑफ डेट रहते हैं। फिर ये पार्ट 4 है। ठीक है, इसके बाद में अगले ये कौन से आ गए? ये आ गए आपके, ये रूल्स आ गए आपके एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर बैंक्रप्सी प्रोसेस। तो पहला हमने पढ़ लिया इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, यहां पर आ गया बैंक्रप्सी प्रोसेस। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी में तो थोड़ी चीजें थी, 4-5 ही चीजें थी। एक तो 10 लाख 20 लाख की फिगर है। ठीक है, एक ये 14 दिन का डिमांड नोटिस मैडम ने पूछा था, और 1 लाख रुपए की वो पर्सनल ऑर्नामेंट्स वाली है। इस तरह से मोटी मोटी बातें आप ध्यान में रखो। ठीक है, अब ये आगे ये एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर बैंक्रप्सी प्रोसेस। इस केस में क्या है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पर भी वही है, एनसीएलटी है अगर कंपनी की सीआईआरपी चल रही है, अगर सेक्शन 60 में कवर्ड है तो। सेक्शन 60 में सिचुएशंस दे रखी हैं। क्या सिचुएशन दे रखी है? सेक्शन 60 ये बोलता है कि अगर किसी इंडिविजुअल की कोई इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी चल रही है, उसके बाद में उस कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो जाती है, तो उस इंडिविजुअल वाली एप्लीकेशन भी जो डीआरटी में चल रही है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी एनसीएलटी में। ठीक है, अगर पहले कंपनी की चल रही है तो पहले से ही एप्लीकेशन जो इंडिविजुअल वाली भी, जो गारंटर वाली भी एप्लीकेशन, वो एनसीएलटी में ही लगेगी। ऐसी 4-5 सिचुएशंस सेक्शन 60 बोलता है। ठीक है, और अगर सेक्शन 60 से कवर्ड नहीं है सिचुएशन, तो वो फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएगी। ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मींस हो गया। आगे देखते हैं गारंटर फिर वही, a personal guarantor to a corporate debtor and in respect of whom the guarantee has been invoked by the creditor and remains unpaid। ठीक है, तो सर्व में यहाँ पर भी फिर कोरियर है। कोरियर आप देख लेना किस किस में है, इसमें तो है। सर एक बार इसकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वापस से रिपीट करिए ना। हाँ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये बात करता है कि जैसे सेक्शन 60 बोलता क्या है? सेक्शन 60 ये बोलता है अगर किसी कंपनी की सीआईआरपी चल रही है, अब उसका कोई पर्सनल गारंटर भी था उस कंपनी का। ठीक है, तो उस गारंटर की अगर आपने प्रोसीडिंग चलानी है, चाहे इंसॉल्वेंसी की चाहे बैंक्रप्सी की, वो एनसीएलटी में चलेंगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की सीआईआरपी ना चल रही हो, इस पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी चल रही हो, वो खुद भी तो एप्लीकेशन लगा सकता है ना, कोई खुद भी एप्लीकेशन लगा सकता है। पर्सनल गारंटर खुद कह देगा मैं इंसॉल्वेंट होना चाहता हूं। ठीक है ना, तो उसकी एप्लीकेशन कहां लगेगी? डीआरटी में। लेकिन अब उसने जिस कंपनी के अगेंस्ट में गारंटी दी थी उसकी भी सीआईआरपी चल गई, तो वो एनसीएलटी में लगेगी। फिर एप्लीकेशन वहां से ट्रांसफर हो जाएगी एनसीएलटी में। ये सब सेक्शन 60 बोलता है। सेक्शन 60 टॉक्स ऑफ 3-4 सिचुएशंस।
ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डीआरटी में चलेगी, क्योंकि पर्सनल गारंटर है। पर्सनल गारंटर है तो इंडिविजुअल ना, ये तो इंडिविजुअल के लिए तो हमें मालूम ही है कि इंडिविजुअल या जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो डीआरटी है। ठीक है मैडम। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। ये जहां तक सर्विस की बात है तो सर्विस में यहाँ पर कोरियर भी वर्ड आया। ठीक है, ये कोरियर वर्ड कम जगह पर ही आया है, तो ये हमें देख लेना है। इंसॉल्वेंसी में और बैंक्रप्सी में पर्सनल गारंटर में कोरियर आया है। अगर और कहीं आया तो आप देख लेना, मेरे को तो नहीं लगता ज्यादा कहीं जगह आया है। ठीक है, और नोटिस अगर नहीं सर्व होता तो वो चिपका दिया जाएगा आप किसी कॉन्स्पिक्वस पार्ट पे, ऐसा नहीं कि बैक साइड में आप चिपका दो। ठीक है, रिलेटिव्स ये वही चीज है जो वहां पर आती है। एक्सक्लूडेड एसेट वही 1 लाख रुपए, और अगर सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है तो वही 20 लाख और 10 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन बाय गारंटर ये फॉर्म ए में होगी, और एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर ये फॉर्म बी में होगी। ठीक है, और अगर जॉइंट एप्लीकेशन है तो क्रेडिटर, आप ये देखोगे दोनों चीजें सेम सेम सी चल रही हैं। ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में ऐसा लगता है कि खाली वर्ड ही चेंज कर दिया, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, तो बड़ा आसान है याद रखना। कंफर्मेशन और नॉमिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, बोर्ड अपना डेटाबेस शेयर करेगा किसके साथ? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? डीआरटी या एनसीएलटी। ठीक, पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस में क्या होगा? क्योंकि द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इशू ए पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम ऑल क्रेडिटर्स ऑफ द बैंकक्रप्ट। ठीक है, अब ये बैंकक्रप्सी प्रोसेस के हम एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो पब्लिक नोटिस इशू करेगी इनवाइटिंग क्लेम फ्रॉम ऑल क्रेडिटर्स ऑफ द बैंकक्रप्ट। ये फॉर्म सी में होगा। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट द बैंकक्रप्सी ट्रस्टी टू इशू द पब्लिक नोटिस रेफर टू इन सब रूल 1 इंस्टेड ऑफ इशूइंग सच नोटिस इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें यह है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी इशू कर सकती है और बैंकक्रप्सी ट्रस्टी को भी बोल सकती है टू इशू दी पब्लिक नोटिस। ठीक है, अपने आप इशू करने की बजाय। नोटिस टू क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स को नोटिस जाएगा वो फॉर्म डी में जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बैंकक्रप्सी ट्रस्टी को भी बोल सकते हैं कि आप नोटिस इशू करो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये फॉर्म ई में जाएगी। ठीक है, और क्लेम कैसे है? क्लेम ये क्रेडिटर में सबमिट प्रूफ ऑफ क्लेम टू द बैंकरप्सी ट्रस्टी ऑन और बिफोर द लास्ट डेट मेंशन्ड इन द पब्लिक नोटिस इन फॉर्म एफ। ठीक है, तो ये इसमें कितने दिन होते हैं? मेरे ख्याल 7 दिन होते हैं इंडिविजुअल्स केस में। किसी को याद है? जैसे वहां 3 होते हैं सीआईआरपी में, मतलब पब्लिक नोटिस जो है 3 दिन में देना होता है ना? 7 days है सर शायद। हाँ सर, हाँ 7 सर, days चलो है, हाँ। चलो, मुझे भी कुछ कुछ याद है। 5 दिन में लिक्विडेशन में, यहाँ पर 7 दिन है। Yeah, 7 अब ये जो क्लेम है, क्लेम में क्या होता है? ए क्रेडिटर शैल सबमिट ए क्लेम विद प्रूफ टू द बैंकरप्सी ट्रस्टी ऑन और बिफोर द लास्ट डेट मेंशन्ड इन द पब्लिक नोटिस। ठीक है, जो भी लास्ट डेट मेंशन्ड होगी उस हिसाब से होगा। जैसे 14 डेज सीआईआरपी में है, उसमें अपना 30 डेज है लिक्विडेशन में। यहाँ पर कितने दिन है? क्लेम कितने दिन में सबमिट करने हैं? 21 डेज है शायद, अगर मेरा तुक्का सही है तो। देखना जरा कहाँ कितना है, कितने दिन है। सर 7 बैंकरप्सी days। ट्रस्टी को 14 डेज में तो लिस्ट बनानी है क्रेडिटर्स की, और 7 नहीं, days में। क्लेम कितने दिन में क्लेम देने हैं? 7 डेज में। 7 डेज में, अच्छा ठीक है। तो ये क्रेडिटर जो है ये क्लेम अपने सबमिट करेगा बैंकरप्सी ट्रस्टी को 7 दिन के अंदर। ठीक है, तो फॉर्म एफ शैल बी सबमिटेड बाय द क्रेडिटर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस और बाय रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट और कुरियर। ठीक है, ये जो फॉर्म एफ है क्रेडिटर ने जो देना है, ठीक है, ये इस तरह से सबमिट कर सकता है। और अगर ये क्लेम, हाँ एक सॉरी सर, एक बोलिए। मिनट, मतलब ये 7 डेज का ये सेक्शन ये कहाँ पे आया? वो तो पार्ट 3 में आ रहा है ना, पार्ट 3 से पढ़ रहे हैं ये। ये अच्छा, अब ये तो हम रूल्स पढ़ रहे हैं ना, पार्ट 3 तो पहले पढ़ चुके ना, पार्ट 3 में आ रहा है वो। करेक्ट। एक क्रेडिटर हु फेल्स टू, मान लो किसी क्रेडिटर ने 7 दिन में नहीं दिया, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? वो बैंकरप्सी ट्रस्टी को दे देगा टिल द फाइनल डेट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 176। ठीक है, और अगर कोई कॉस्ट ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम है तो क्रेडिटर विल बी इट। ठीक है, नोटिस ऑफ डिविडेंड,
The notice of dividend as per clause A of subsection 1 of section 176 shall contain the following particulars. क्या क्या मतलब डिविडेंड क्या है? डिविडेंड यहाँ पर वो शेयर वाला डिविडेंड नहीं है, यहाँ पर क्या है कि पार्ट ऑफ द पेमेंट जो उसको मिलने वाले हैं पैसे, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। 176 में ये क्या कहता है? डेट ऑन विच द डिविडेंड इज प्रपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कि किस दिन ये डिविडेंड मिलेगा। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हु शैल बी एंटाइटल्ड टू ए डिविडेंड, ठीक है, वो क्रेडिटर्स किस किस की एंटाइटलमेंट है, बेस्ड ऑन क्लेम्स रहेगा। अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना होगा, रिक्वेस्ट फॉर एनी डिटेल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द क्रेडिटर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ सच इंफॉर्मेशन। ये नोटिस ऑफ डिविडेंड है, ठीक है, जो कि हमारा क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 176 में लिखा है। किसको देना है? ये नेचुरली जो भी क्लेमेंट्स हैं उनको देना है। किस डेट को डिक्लेयर होगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर क्या है, अमाउंट कितना मिलेगा, कुछ और डिटेल चाहिए क्या, लास्ट डेट जब वो क्लेम अपना सबमिट कर सकते हैं अगेंस्ट द एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, and a statement confirming that no further dividend shall be declared. The notice under clause B of subsection 1 of 76 shall provide the reasons for not declaring dividend. The notice of dividend under subsection 1 of section 176 shall be sent 30 days prior to the date specified for the distribution of dividend. तो जब ये distribution होना है उससे 30 दिन पहले ये नोटिस जाएगा और उस नोटिस में ये इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, जब ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी अपॉइंट हो जाता है, जैसे कंपनी की CIRP या लिक्विडेशन में क्या होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, ये इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फॉर्म में बैंक्रप्सी ट्रस्टी अपॉइंट होता है, ठीक है। फंक्शंस ऑलमोस्ट वही हैं, यहाँ पर वर्ड बैंक्रप्सी ट्रस्टी यूज किया गया, वहां पर वर्ड यूज किया गया लिक्विडेटर। तो जब ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी अपॉइंट हो गया, नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 125 by the adjudicating authority, a copy of the application referred to, अगर उसको पहले कॉपी नहीं मिली है तो एस बैंक्रप्सी ट्रस्टी को ये कॉपी दे दी जाएगी विद इन 3 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंक्रप्ट, ये रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंक्रप्ट ये हम पढ़ चुके हैं। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बैंक्रप्ट अंडर क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 141 shall be applicable for any financial or commercial transaction of 1 lakh rupees and above। मतलब उसमें हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी कि बैंक्रप्ट के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि भाई वो फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकता, किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है ना, कोई फाइनेंशियल या कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता अब वो स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक है ना। तो वो जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। इसका मतलब 1 लाख रुपए से कम की ट्रांजेक्शन वो कर सकता है, 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, जो 141 में रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जब तक रूल्स इसके नहीं आते तब तक उन्होंने कहा भाई NCLT वाले रूल्स या DRT वाले रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि उसमें इंसॉल्वेंसी में है, वैसे ही बैंक्रप्सी में भी आ रहे हैं। तो फॉर्म ए में एप्लीकेशन बाय गारंटर, गारंटर खुद अपनी एप्लीकेशन लगा रहा है टू इनिशिएट बैंक्रप्सी प्रोसेस। हाँ जी, ये जो हमने लिखा, ये भी अभी जो पढ़ रहे थे कि जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन 1 लाख से ऊपर नहीं कर सकता, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ना, तो हो सकता है वो ऐसी 15, 20, 50 ट्रांजैक्शन कर सकता है कि टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 लाख है। मतलब इधर टॉकिंग ऑफ एनी लिखा है ना, एनी फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ 1 लाख, यानी कि ही कैन डू मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऑफ 1 लाख ईच। भाई देखो नहीं, तो आप एक बार चुप साहब, सेक्शन आपके पास तो बेयर कोड है 141 निकालना एक बार जरा। सर मेरे हिसाब से जब आपका 1 लाख वैसे क्रॉस तो कर जाएगा, हाँ, एनी इंक्लूड्स ऑल। वैसे तो देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के भी कुछ रूल्स हैं कि भाई एंड का क्या मतलब होता है, जैसे एंड इंक्लूड्स और, तो एनी इंक्लूड्स ऑल आल्सो, क्योंकि होना तो वही चाहिए, अदरवाइज यही है। आप एक मिनट चुक साहब एक बार सेक्शन 141 खोलना जी जरा बेयर कोड में, 141 का 1D देखना जरा क्या लिखा उसमें। Prior to entering into any financial or commercial transaction of such value as may be prescribed either individually or jointly, हाँ तो ऐसा ना, तो ऐसा ना जी, वो कह रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन जो 1 लाख रुपए से ऊपर की होगी उससे पहले वो क्या करेगा, नहीं होगी, मतलब n नंबर ट्रांजैक्शन हो सकती है ना फिर। हाँ तो ऐसा है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएगा, सीधी सी बात है।
जो भी बड़ी ट्रांजैक्शन होगी उसमें दिक्कत आएगी उसमें बस। बस हाँ, तो इसका वो तो मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकता है 1 लाख रुपए तक की। अरे अगर नहीं वो- नहीं 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 नहीं, वो क्या कहता है, हाँ 1 लाख, हाँ ना, वो तो कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो 1 लाख रुपए या ज्यादा के, उसके लिए पूछना है उसको। मान लो 5,000 की ट्रांजैक्शन कर रहा तो नहीं पूछना उसको, यही है, यही मतलब है। तो फिर तो लीवे तो है ना, फिर तो कोई 100, 150, 200 कोई भी कर दे, 1-1 लाख से पैसा ट्रांसफर कर सकता है। एक एक नहीं नहीं 1 लाख। नहीं, देखो ऐसे है, सिर्फ हमें सेक्शन 141 को ही थोड़ी पढ़ना है, और भी तो सेक्शंस है इसमें। वो तो सारे उसके जो एसेट्स हैं, उस एसेट्स का भी पूरा वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अपनी देता है कि उसके पास क्या एसेट्स हैं। तो वो सारी चीजें हैं, ऐसा इतना वो थोड़ी ही कोई। और हम बैंक्रप्सी के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। आप कहते बैंक्रप्सी हैं के प्रोविजन में क्या होता है कि बैंक्रप्सी ट्रस्टी है, बैंक्रप्सी ट्रस्टी के थ्रू होनी है जो भी ट्रांजेक्शन, उसकी इंफॉर्मेशन उसकी परमिशन से होनी है। ऐसे थोड़ी अपने आप भी वो जो कुछ भी करता रहेगा। अच्छा जैसे हाँ, लिक्विडेटर होता है, जैसे हाँ। लिक्विडेटर होता है, लिक्विडेटर जब अपॉइंट हो जाता है तो क्या होता है, कंपनी कुछ नहीं कर सकती खुद, है ना। कंपनी ने जो भी काम करना हो लिक्विडेटर के थ्रू ही होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर बैंक्रप्सी ट्रस्टी जब बैठ गया तो वही ट्रस्टी ही सब कुछ करेगा, जो भी कुछ करेगा। हाँ, दैट मेक सेंस, दैट मेक सेंस। आप कहते हैं सर आपको कुछ याद नहीं रहता, 141D भी आपने एकदम बता दिया, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ बैंकरप्ट। नहीं 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 नहीं, मैं तो यहीं से पढ़ के बताया जी, सच में मैंने यहीं से पढ़ के बताया, मुझे याद नहीं था, यहीं तो लिखा हुआ है। तो फॉर्म ए क्या कहता है, एप्लीकेशन बाय गारंटर टू इनिशिएट बैंक्रप्सी प्रोसेस, कि भाई गारंटर ने इनिशिएट करनी है बैंक्रप्सी प्रोसेस, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर्म ए। ठीक है, ये फिर उसके पर्टिकुलर पहले अपने पर्टिकुलर से, क्योंकि खुद ही इनिशिएट कर रहा है। ठीक है ना, तो पार्ट 1 में जो एप्लीकेंट कौन हो गया, गारंटर हो गया, ये सारी अपनी कहानी बता देगा। दूसरे में क्या बनेगा, ये रहेगा प्लीज कंप्लीट दिस पार्ट इफ यू हैव बीन सेल्फ एम्प्लॉयड और ए पार्टनर इन ए फर्म, इफ नॉट गो टू पार्ट 3। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या पार्टनर हो तो आपको ये भी चीजें भरनी है पार्ट 2 में। ये पार्ट 2 थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि 2 पार्टीज रहती हैं इसमें, एक तो एप्लीकेंट रहता है, दूसरी अपोजिट पार्टी रहती है। इस केस में पार्ट 2 में जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो पूछ सकता है। पार्ट 3 में फिर पर्टिकुलर्स ऑफ डेट है, पर्टिकुलर ऑफ डेट रहते हैं ऑलमोस्ट सभी में। तो आपको क्या करना है, सारे फॉर्म्स एक बार देख लेना कि पार्ट 1 किस किस का है, उसका एक चार्ट बना लो अपने नॉलेज के लिए। ठीक है ना, तो उससे आपको याद रहेगा कि पूछता है वो पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 3 में क्या होता है, वो 2-3 चीजें दे देगा, उसमें आपको टिक कर रहा है। ये पार्ट 4 है, तो ये फॉर्म तो वगैरह तो आप देख ही लेंगे अपने आप। ठीक है, फॉर्म बी फिर एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर है टू इनिशिएट बैंक्रप्सी प्रोसेस। ठीक है, पहले में पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट कौन है इसमें, क्रेडिटर है। ठीक है, और दूसरे में गारंटर है, क्योंकि गारंटर के अगेंस्ट में आप एप्लीकेशन लगा रहे हो। ठीक है, तीसरे में पर्टिकुलर्स ऑफ डेट है। आप देखोगे नॉर्मली ऐसा ही मिलता है, पहले में एप्लीकेंट, दूसरे में अपोजिट पार्टी, तीसरे में डेट, चौथे में डॉक्यूमेंट्स होते हैं नॉर्मली। ये पर्टिकुलर्स ऑफ डिक्लेरेशन है, पर्टिकुलर्स एंड डिक्लेरेशन बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, इफ प्रपोज टू एक्ट एज बैंक्रप्सी ट्रस्टी, इसमें पार्ट 4 में ये है। ये फॉर्म सी है। फॉर्म सी है फिर आपका, ये क्या कहता है, ये कहता है जी फॉर द अटेंशन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। ये एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है फॉर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर फॉर द अटेंशन ऑफ, ये नोटिस इज गिवन, ये यहाँ पर नोटिस है कि पब्लिक नोटिस जैसे होता है ना, तो ये फॉर्म सी है पब्लिक नोटिस का, कि आपको क्लेम्स सबमिट करने के लिए पब्लिक नोटिस। ये हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा ना कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पब्लिक नोटिस इश्यू करेगी, तो ये पब्लिक नोटिस का फॉर्म है। ठीक है, और आपको कितने दिन में देने हैं, 7 दिन में देने हैं ये क्लेम्स। यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया विद इन 7 डेज। ठीक है जी, फिर फॉर्म डी आ गया आपका। फॉर्म डी में क्या बोला, फॉर्म डी में वो कहते हैं ना कि भाई आप आरपी को बोल सकते हो, तो शायद ये वही होगा, है ना। तो इसमें ये दे रहा है टू नेम ऑफ द क्रेडिटर, नोटिस इज गिवन दैट डीआरटी, तो ये मेरे हिसाब से जो आरपी होगा वो देता होगा ये। फिर फॉर्म ई है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंकक्रप्ट, ये अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दे रहा है ये। ठीक है जी, उसके पास क्या क्या चीजें हैं, ये फॉर्म एफ हो गया। फिर क्लेम विद प्रूफ बाय ये क्रेडिटर, जो ये क्लेम कर रहा है तो ये अपना क्लेम किसको देगा, बैंकरप्सी ट्रस्टी को, तो ये विद प्रूफ देगा कि भाई मैंने ये पैसे लेने हैं।
सिक्योरिटी इंटरेस्ट में एनफोर्स कर रहा हूं या रिलिंक्विश कर रहा हूं, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो ये सारी चीजें इसमें देता है। तो इतना ही है जी इसमें तो। ये हमारा आज ये कंप्लीट हो गया इसका एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब एक चीज मैं और आपको दिखाता हूं, एक जो है ना okay, so now let us see this chapter 4 regarding fast track corporate insolvency resolution process. What section 55 says? Section 55 says that corporate debtors with assets and income below a specified level with such a class of creditors or such amount as may be specified or such other categories as may be notified are eligible for fast track CIRP. And an application for fast track CIRP may be made in respect of the following corporate debtors. First is a small sized company as defined under the Companies Act. As we know, recently there is a change in the definition of small sized company, but we have to read the earlier definition, which is applicable only up to 31st December 2020. Then for startup company other than partnership firm or an unlisted company with total assets not exceeding 1 crore rupees. So these are the categories of corporate debtors. Now let us see the small company under Companies Act. What does it say? So small company is defined in section 2 subsection 85. So it means a company other than a public company. So first thing is it should not be a public company. It means a public company cannot be a small company. Paid up capital does not exceed 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 5 crores. And turnover of which as per profit loss count for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100 crore rupees. Provided that nothing in this clause shall apply to a holding company or a subsidiary company, section 8 company, a company or body corporate governed by any special act. ठीक है, तो इस केस में क्या बताया इसने, ये बताया कि भाई स्मॉल कंपनी है कौन सी, क्योंकि ये कह रहा है कि स्मॉल कंपनी पर आपको फास्ट ट्रैक लग सकता है, तो हमें स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी पढ़नी है। स्मॉल कंपनी के लिए इन्होंने पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट दे दी, ठीक है, और टर्नओवर की रिक्वायरमेंट दे दी। फिर स्टार्टअप कौन सी है? स्टार्टअप में कहता है कि एन एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड एज ए स्टार्टअप इफ इट सेटिस्फाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला तो ये है, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर पार्टनरशिप है, या एलएलपी है, या ओपीसी है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच एंटिटी इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो पहली तो बात ये कि 10 साल से पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, इट इज नॉट कंप्लीटेड 10 ईयर्स। दूसरा, टर्नओवर फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स उसके 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा एक कंडीशन इनमें से सेटिस्फाई होनी चाहिए, इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, इट इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज या डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस सर्विसेज और इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनोवेशन, डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट में से किसी की तरफ उसकी वर्किंग होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? इट इज ए स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद ए हाई पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन। तो ये स्टार्टअप की डेफिनेशन में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 56। सेक्शन 56 का कहता है कि टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड इसमें आधा हो जाता है, जैसे सीआईआरपी में 180 डेज है, तो यहाँ पर कितना है? 90 डेज। और अगर एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन के लिए वहां पर कितना परसेंटेज है? 66%। यहाँ पर कितना है? 75%, ठीक है। और इसमें भी वन टाइम एक्सटेंशन फिर मिलेगा कितना? नॉट एक्सीडिंग 45 डेज। मतलब ऐसा नहीं कि 45 भी मिलेगा, हो सकता है 20 दिन में मिल जाए, ठीक है। और एक बार से ज्यादा बार एक्सटेंशन इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। फिर सेक्शन 57 टू 58 ये क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं कि कैसे इनिशिएट होगी। तो इसमें क्रेडिटर भी और कॉर्पोरेट डेटर दोनों ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं।
ठीक है, प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट देना पड़ेगा और सच अदर इन्फॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। और सेक्शन 58 ये बात करता है कि जो चैप्टर 2 वाले प्रोविजंस हैं वो भी इस चैप्टर पर अप्लाई होंगे। ठीक है, जो CIRP वाले प्रोविजंस हैं या जो चैप्टर 7 वाले प्रोविजंस हैं वो भी इस पर अप्लाई होंगे। उसके बाद हम इसके थोड़े से रेगुलेशंस पढ़ लेते हैं। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस रेगुलेशंस। ठीक है, रेगुलेशंस में मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। एक तो यहां पर वर्ड आता है डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिट। अब फास्ट ट्रैक में हमने क्या पढ़ा? फास्ट ट्रैक में पढ़ा भाई 75% मेजोरिटी से आप ये पास कर सकते हो। ठीक है, 66 से है यहाँ पर, तो 75 तो उसके लिए है, 75 है एक्सटेंशन के लिए, वैसे तो 66 ही है फास्ट ट्रैक में। तो डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होगा? जिसने रेजोल्यूशन प्लान पर अपना असेंट नहीं दिया। तो डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर मींस फाइनेंशियल क्रेडिटर हु वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन प्लान और एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग फॉर द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द कमेटी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि इसको करना क्या है, डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर का क्या करना है। यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, फिर इवेल्युएशन मैट्रिक्स भी हमें पता है। इवेल्युएशन मैट्रिक्स कौन डिसाइड करता है? COC डिसाइड करती है। और COC कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर देती है, कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चाहे वो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हो, चाहे वो अपफ्रंट पेमेंट पर बेस्ड हो, ठीक है, या जो स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है, टर्नओवर है, वो कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं जिस पे वो जो भी रेजोल्यूशन प्लान आते हैं उनको जज करते हैं। ठीक है, फिर फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू मींस द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इफ दे वर टू बी एक्सचेंज ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ये चीजें आपको जैसे जो CIRP रेगुलेशंस है उससे मिलती जुलती नजर आएंगी। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक पीरियड कितना है? 90 डेज का। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ये तो सब हो ही गया। फिर जो फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट डेट है, फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट डेट मींस द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में ही आता है लेकिन चैप्टर 4 में। फिर लिक्विडेशन वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इफ द कॉर्पोरेट डेटर वर टू बी लिक्विडेटेड ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ठीक है, ये खास ध्यान में रखने वाली, कल भी मैंने बताया था कि ये इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है, यहाँ पर लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट नहीं है। लिक्विडेशन वैल्यू में भी ये क्यों? क्योंकि ऐसा होता है जैसे ही इंसॉल्वेंसी शुरू होती है उसी टाइम पर जो IRP होता है वो 2 वैल्यूअर अपॉइंट करता है और उनसे लिक्विडेशन वैल्यू और फेयर वैल्यू निकलवा लेता है। लिक्विडेशन के टाइम पे दोबारा कर सकता है अगर उसको जरूरत हो, नहीं तो पुराने वाली वैल्यू ही यूज कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ठीक है, पार्टिसिपेंट कौन है? पार्टिसिपेंट मीन्स ए पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड ए मीटिंग ऑफ द कमेटी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कमेटी टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, जो क्रेडिटर है वो अलग होते हैं, पार्टिसिपेंट अलग होते हैं। पार्टिसिपेंट का जरूरी नहीं कि वोटिंग राइट हो। ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यू कौन है? इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट। जो मेन चीजें हैं वो मैंने हाईलाइट की हुई है। अब यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर भी वो 10% है। जैसे CIRP में 5% है, यहाँ पर ये 10% है कि RP किसको अपॉइंट कर सकते हो। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं होना चाहिए, किसी भी फर्म की ऑफ ऑडिटर्स या कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट ऑडिटर या लीगल या कंसल्टेंसी जिसका 10% से ज्यादा उसी से आ रहा हो, उसी कंपनी से, एट एनी टाइम इन द प्रीसीडिंग 3 years। ठीक है, an insolvency professional shall make disclosure at the time of his appointment and thereafter। ठीक है, तो बाद में भी उसको डिस्क्लोजर करने हैं in accordance with the code। एक्सेस टू बुक्स तो ये ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस टू बुक का मतलब ये है कि IRP जो है किसी से भी रिकॉर्ड मंगवा सकता है, डिपॉजिटरी हो, उसका ऑडिटर हो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हो, कोई रजिस्ट्रार हो, इस तरह से। ठीक है, एक्सट्राऑर्डिनरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी जो है इमीडिएटली नॉट लेटर देन 3 days है। फास्ट ट्रैक में भी मतलब सेम ही है जो CIRP में पीरियड है, फॉर्म A में होगी फिर। ठीक है, और एप्लीकेंट विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये कभी भी जो पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉस्ट है वो CIRP कॉस्ट या फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो एप्लीकेंट है वो बियर करेगा कॉस्ट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट और रीइंबर्स हो सकते हैं बाय द कमेटी टू द एक्सटेंट इट रेटिफाई देम। अगर रेटिफाई नहीं करती तो फिर एप्लीकेंट कोई बियर करते हैं। फिर प्रूफ ऑफ क्लेम है, क्लेम बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है फॉर्म B में सर जाएंगे। एक क्वेश्चन हाँ पूछूं अभी?
हाँ तो ये हाँ जो अभी जरूर। हमने इनएलिजिबिलिटी पढ़ी है कि ये नहीं हो सकते, जैसे हाँ एम्प्लॉय वगैरह है वो एक पार्टनरशिप मतलब जो आपकी आईपी का है, पर अगर एक एम्प्लॉय है कंपनी का ही मतलब कॉर्पोरेट का ही है, जैसे एलएलपी का है, अगर वो अपना जैसे पेपर पास कर लेता है, आईपी बन जाता है, क्या वो एलिजिबल होगा फॉर बिकमिंग अ रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल? क्योंकि इसमें नहीं, इसमें तो वो लिख रहा है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आएगा क्या वो? रिलेटेड पार्टी में तो एम्प्लॉयी आता नहीं है शायद। अगर मैं ये देखूं भाई 3 देखो का ऐसे ऐसे है ना, अगर एम्प्लॉय है तो वो तो फिर उसका क्रेडिटर हो गया ना, एम्प्लॉय तो क्रेडिटर हो जाएगा नहीं, कंपनी एम्प्लॉयी का। था, एक्स एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी छोड़ गया, उसने अपना आईपी पेपर पास हाँ कर तो दिया, वो तो हो सकता है, वो तो देखो कर सकता है ना? इस पर केस लॉ भी है कि एक केस में क्या हुआ, एसबीआई का वो एम्प्लॉय था, एसबीआई में उसने 36 साल सर्विस करी थी, ठीक है। अब वो बन गया उस कंपनी का आरपी, तो दूसरी पार्टी ने ये कहा कि भाई ये एसबीआई इसका फाइनेंशियल क्रेडिटर है और ये एसबीआई का ये एम्प्लॉय रह चुका पहले, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये केस हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आदमी किसी का एम्प्लॉय रह चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंटेग्रिटी पे आप डाउट कर सकते हो। ठीक ठीक है, है, आपने आरपी को चेंज कर लिया उस पर्टिकुलर चेंज में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एज ए प्रेसिडेंट ना माना जाए कि भाई चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है ये सर, केस लॉ है। ठीक है। ये हो गया, एक्सेस टू बुक्स हो गया, ठीक है ना। एक्सेस टू बुक्स मतलब किसी से भी वो बुक्स मंगा सकता है आईआरपी, डिपॉजिटरी के पास, एडवाइजर के पास, आईयू के पास, ठीक है, किसी प्रमोटर के पास, कोई जॉइंट वेंचर पार्टनर होगा उसके पास कोई भी बुक्स पड़ी हैं, या कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज। एक्सटॉर्शनेट भी हो गया, पब्लिक अनाउंसमेंट 3 दिन की, ये फॉर्म ए में है, ठीक है, ये भी हो गया। क्लेम बाई ऑपरेशनल क्रेडिटर आपके फॉर्म बी में होंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर के जो है वो फॉर्म सी में होंगे, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज के ई में होंगे, और कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो एम्प्लॉयज या वर्कमैन पे यहाँ पे वो फॉर्म ई लगेगा फिर, ठीक है। बाकी तो सारी चीजें जनरल सी हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। क्लेम्स बाई अदर क्रेडिटर, तो जो ना एम्प्लॉय है ना उसका फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर फॉर्म एफ है, ठीक है ना, जो जो भी अदर क्रेडिटर्स आ गए उनके लिए फॉर्म एफ हो गया। फिर सब्सटेंशन ऑफ क्लेम्स, कॉस्ट ऑफ प्रूविंग द डेट अपने आप वो बियर करेगा, सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम्स, ठीक है। तो जिसने क्लेम अपना सबमिट नहीं किया पब्लिक अनाउंसमेंट में, वो टिल द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान अपना क्लेम सबमिट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पहले डिसीजन ले जा चुके तो वो इफेक्ट नहीं होंगे नेचुरली। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स में क्या है कि 7 दिन का टाइम है फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम्स, ठीक है जी। क्लेम्स बाई अदर क्रेडिटर फॉर्म एफ हो गया, ये तो हो ही गया हमारा, ठीक है जी। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट टू क्लेम, बेस्ट एस्टिमेट करेगा अगर प्रिसाइजली नहीं हो सकता तो, अगर फॉरेन करेंसी में तो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट, ये जो सीआईआरपी वाला रेगुलेशन है उससे मिलते जुलते ही है, ठीक है ना। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर में अगर मान लो कोई डेट फ्री कंपनी है तो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू, ठीक है, और अगर 18 से कम है तो सारे ही ऑपरेशनल क्रेडिटर आ जाएंगे। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा इलेक्टेड बाय ऑल वर्कमैन अदर देन दोज वर्कमैन इंक्लूडेड अंडर सब क्लॉज ए, क्योंकि ऐसा ही तो हो सकता है ना कि भाई जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर में एम्प्लॉयज भी हैं। अब या तो ऐसा है कि 18 पहले ही पूरे हो गए, ठीक है, एम्प्लॉयज से छोड़ करके ही, अगर मान लो 5 ही हैं बाकी एम्प्लॉयज हैं तो एम्प्लॉयज भी उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय ऊपर में शामिल हो गए 18 लार्जेस्ट में, उसके अलावा जो बाकी बचते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव, फिर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल एम्प्लॉयज अदर देन दोज एम्प्लॉयज इंक्लूडेड अंडर ए, ठीक है, ये तो हो ही गया। टोटल डेट का क्या मतलब है, फाइलिंग बाई आईआरपी, ये क्या करेगा, सीओसी वाली रिपोर्ट फाइल करेगा विद इन 21 डेज, ठीक है, और पहली मीटिंग बुलाएगा विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। और 21 डेज है ना, और 2 दिन उसको लिए मिलते हैं अगर एआर होता तो, ठीक है ना, तो 23 हो जाता है, और वो फिर आपको 7 दिन के अंदर आपको फर्स्ट मीटिंग कन्वीन करनी है। 33% अगर मेंबर चाहें तो वो भी मीटिंग बुला सकता है, वरना आरपी जब चाहे तब बुला सकता है, ठीक है। नोटिस इसके लिए कम से कम 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन ये कम भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन 24 आवर से कम नहीं किया जा सकता।
एक और बात जो देखने वाली है, ये आप देख लेना, ग्रुप में लिख देना कि भाई यहाँ पर मुझे AR वाला पॉइंट नजर नहीं आ रहा कहीं, ठीक है। तो क्या AR इसमें भी, ये आ गया, चलो आ गया, कंटेंट्स ऑफ द नोटिस फॉर मीटिंग, ठीक है। तो ये AR वाली बात भी इसमें आ गई, ये पहले वहां नहीं नजर आ रहा था। और कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं कर देता हूँ उसमें। 33% अगर प्रेजेंट है इन पर्सन या बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर ऑडियो विजुअल, तो वो कोरम है, ठीक है। इस कोरम को फ्यूचर मीटिंग्स के लिए कम भी किया जा सकता है, और अगर कोई मीटिंग कोरम की वजह से नहीं हो सकी तो ऑटोमेटिकली इट स्टैंड्स देयर एट द सेम टाइम एंड प्लेस ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है। यही रेगुलेशन सारे के सारे उसमें भी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। आरपी विल एक्ट एज चेयरपर्सन, ठीक है, सर्कुलेट विद इन 48 आवर्स, ये सब चीजें वही की वही हैं, वो आप एक बार देख लेंगे ना तो CIRP के साथ आप मिला के पढ़ लोगे, मोटा मोटा वही चीजें हैं, इसमें कोई खास बात है नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एक इसमें खास बात कि फास्ट ट्रैक में एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, CIRP में 2 है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही है, 2 और 3 इन अदर केसेस। अगर 2 की वैल्यू भी ठीक नहीं उसको लगती, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो थर्ड वैल्यूअर भी अपॉइंट हो सकता है CIRP में, लेकिन यहाँ पर एक ही है फास्ट ट्रैक में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वही, वो तो सब चीजें वही है, रिलेटेड पार्टी, ऑडिटर वगैरह, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डेट ये हो ही गया, इसमें सेम ही है ये। सेल ऑफ एसेट्स आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, CIRP में भी यही है, ठीक है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प ले सकता है, ये भी वही है, सेक्शन 19 से गवर्न होती है चीजें, ठीक है। अब जो फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, एक तो ये अमाउंट ऑफ एनी इंटरिम फाइनेंस एंड द कॉस्ट्स इनकर्ड इन रेजिंग सच फाइनेंस, ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है भाई, जैसे लिक्विडेशन है ना, लिक्विडेशन में कितना आ रहा था हमारा, 12 मंथ्स आ रहा था ना, 12 मंथ्स का, या टिल द टाइम द इंटरिम फाइनेंस इज रेज्ड, CIRP, तीनों को इंटरिम फाइनेंस आप पढ़ो, तीनों के डिफरेंस थोड़े थोड़े डिफरेंट है। CIRP में डिफरेंस है, CIRP में तो लिखा है कि भाई जितना भी इंटरिम फाइनेंस होगा सारा उसके इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लिक्विडेशन में क्या लिखा है, लिक्विडेशन में लिखा है अप टू पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और टिल द टाइम सच इंटरिम फाइनेंस इज रीपेएबल, ठीक है। मान लो अगर 6 महीने में व्हिचएवर इज अर्लियर, ये लिखा है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, खुला छोड़ दिया, अमाउंट ऑफ इंटरिम फाइनेंस एंड द कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग सच फाइनेंस। तो जब आप तीनों को मिला के पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस इसका पता चल जाएगा, इसमें सवाल भी पूछ लेता है। एसेंशियल गुड्स फिर हो ही गए, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कॉस्ट्स, फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू। अब इसमें क्या कहता है, ये कहता है जी द रजिस्टर्ड वैल्यू आर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 26 shall submit to the RP an estimate of the fair value and liquidation value computed in accordance with internationally accepted after physical verification of inventory and fixed assets. नोट है एज ऑन फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट डेट, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये फिर देना है, किसको देना है इसमें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, टू ईच मेंबर ऑफ द कमेटी विद इन 2 वीक्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है। और 54 आ रहा था ना, वहां पर 54 डेज आता था, है ना, इंसॉल्वेंसी में, और वहां पर लिक्विडेशन में आ रहा था 75 डेज में, वहां एसेट मेमोरेंडम था जो कल किसी ने ग्रुप में भी डाला था। ऐसे ऐसे आपको याद करते रहना है, मिला मिला के। ईच प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट लेटेस्ट बाय द डेट ऑफ इनविटेशन ऑन रेजोल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, इनविटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, इनविटेशन, ये जो आरपी है, क्योंकि देखो 90 दिन का पीरियड है, अब आप ये समझो कि CIRP में क्योंकि 180 दिन का पीरियड है, यहाँ पर है 90 दिन का, तो 90 दिन में कम करेंगे ना फिर वो, तो ये आपको रेजोल्यूशन प्लान कितना देना है, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। मतलब RP will issue an invitation including evaluation metrics to the prospective resolution applicants to submit resolution plan at least 15 days before the last date for submission of resolution plan. जब जो last date for submission of resolution plan है, उससे 15 दिन पहले इनको क्या देगा, वो एक इन्विटेशन देगा इंक्लूडिंग इवेल्यूएशन मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर मान लो जो इन्विटेशन दिया उसमें इवेल्यूएशन मैट्रिक्स ना हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा
कि with the approval of the committee, the evaluation matrix to the prospective resolution applicant at least 8 days before the last date for submission of resolution plan. ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं. मेरे हिसाब से ये पीपीटी ऑलरेडी शेयर्ड है, मैं दोबारा भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा. अब मैंडेटरी कंटेंट्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, इसमें क्या रहता है? एक तो ये रहता है कि जो रेजोल्यूशन प्लान जो बनेगा, पहले तो उसमें फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट कवर हो जाए. जैसे जो CIRP में रेजोल्यूशन प्लान है तो उसमें क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट कवर हो जाए. यहाँ पर क्या है कि फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट, और फिर लिक्विडेशन वैल्यू मिल जाए टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड प्रोवाइड फॉर सच पेमेंट इन प्रायोरिटी टू एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर which shall in any event be made before the expiry of 30 days after the approval of a resolution plan by the adjudicating authority. ठीक है, तो इसमें कितना है, ऐसी कोई टाइम लिमिट CIRP में नहीं है. यहां पर क्या कर रहा है कि भाई आपको पेमेंट कब करनी है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज आफ्टर द अप्रूवल ऑफ ए रेजोल्यूशन प्लान. जो लिक्विडेशन वैल्यू देनी है आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर को, वो एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर से पहले देनी है. CIRP में भी वही है, अगर रेजोल्यूशन प्लान आपका अप्रूव होता है तो आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट करनी होती है. ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात लिख दी, उसमें ये कह दिया कि भाई जब ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाएगा तो इट शैल बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज. मतलब प्लान के अप्रूवल की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट करनी है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को. अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, ये जो है ना, मैंने मोटे मोटा आपको पीरियड हाईलाइट कर दिया है. पीरियड अगर आप टाइमलाइंस देखोगे तो नॉर्मली आधा है, जैसे 30 दिन है तो वहां 15 कर दिया. नेचुरली भाई 180 को उन्होंने 90 बनाना है. ठीक है, तो इतना ही है सर, इसमें. हाँ जी, एक क्वेश्चन, अभी हाँ ये हाँ जो हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे ध्यान है, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि मेरे को 1-1.5 महीने के बाद क्लास अटेंड कर रही हूँ, तो हाँ. ये जो हमने देखा था लिक्विडेशन में जो करे थे, जो हमने सेक्शन 54 में देखा था, उसमें एक ये था कि उसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है कि इस तरह से पेमेंट करनी है, और एक क्लॉज एक और भी था जिसमें था कि 53 जो हम हाँ. रेजोल्यूशन प्लान बनाते हैं तो उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर का पैसा रखना है, मतलब प्लान देना है रेजोल्यूशन के अंदर कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को जो है लिक्विडेशन वैल्यू और उसका कोई नहीं फेयर नहीं वैल्यू नहीं से नहीं कम। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बता देता हूँ भाई. दो ही चीजें होती हैं, या तो रेजोल्यूशन होगा या लिक्विडेशन होगा. अगर लिक्विडेशन होगा तो उसमें तो 53 के हिसाब से पेमेंट होनी है, लेकिन अगर रेजोल्यूशन होना है तो पहले उनको नाम के चेक बनेंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर के. अच्छा, ऑपरेशन, हाँ यही है. उस केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर को पहले पेमेंट होती है. ठीक है सर, और पेमेंट होती कितनी है? दोनों में से जो भी ज्यादा वो हो. क्या क्या? ज्यादा हो। हाँ, या तो लिक्विडेशन वैल्यू या उनको जो 53 में मिलना था, क्योंकि हाँ भाई हाँ, उनको वोटिंग राइट तो कोई है नहीं. तो वोटिंग राइट हम्म, नहीं है तो ऐसे जो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं या जो डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर है, भाई दो ही होंगे, जिन्होंने फाइनेंशियल क्रेडिटर ने अप्रूव किया होगा या नहीं किया होगा. जो जिन्होंने नहीं अप्रूव किया उनको भी वो मिल जाता है. ठीक है सर, ठीक है सर, परफेक्ट। ठीक है जी.